दोस्तों नमस्कार। क्या वाकई राजनीतिक जमीन खिसकने लगी है? क्या वाकई चुनावी हार तय मानी जा रही है? क्या वाकई छापे खौफ पैदा करने के लिए लगातार मारे जा रहे हैं? क्या वाकई अखबारों में विज्ञापन झूठ परोसने के लिए दिया जा रहा है? जी, यह उत्तर प्रदेश है और 2022 की दस्तक अब शुरू हो चली है। तो क्या 2022 में उत्तर प्रदेश एक ऐसी मोटी लकीर खींचने को तैयार हो चला है जिसकी गूंज 2024 तक सुनाई दे सकती है? डर तो है, खौफ तो है, लेकिन यह खौफ और डर की वजह से ही जो कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यही वो वजह है या फिर कुछ और है? शायद पहली बार ऐसी परिस्थितियां बनी है जब सरकारी आंकड़े जो सच कहते हैं उसके उलट अखबारों के एक एक पन्ने के भीतर में विज्ञापन दर विज्ञापन छपते चले जाते हैं जो बतलाते हैं कि 2017 से पहले क्या कुछ था और 2017 के बाद किस तरीके की जन्नत योगी सत्ता के दौर में जनता को मिल रही है। एनसीआरबी का डाटा क्या कहता है, सरकार के विज्ञापन क्या कहते हैं? पीयूष जैन से पुष्पराज जैन के घर की दूरी चंद फरलांग की दूरी पर है, लेकिन 8 दिन के बाद वही सब कुछ दोहराया क्यों गया? और एक वक्त जिसके घर पर छापे पड़े उसकी नजदीकी अगर बीजेपी के साथ थी, तो दूसरी बात खुले तौर पर खुल्लम खुल्ला समाजवादी पार्टी के एमएलसी और इत्र बेचने वाले पुष्पराज जैन के दस्तक देते हुए आईटी के अधिकारी कैसे पहुंच गए? सवाल इतना पर नहीं है, सवाल तो आज उस सफर का भी है जो 2014 के बाद से इस देश ने लगातार छापों के जरिए देखा है। हमें लगता है कि आज उस सफर पर आपको लिए चलते हैं जिसके जरिए आप वाकई समझ जाएंगे कि ऐसी कौन सी परिस्थिति उत्तर प्रदेश में आ गई और चुनाव आयोग को भी पहली बार बोलना पड़ा। और एक हफ्ते का वक्त है, जितनी रैलियां करनी है कर लीजिए, जितनी घोषणाएं करनी है कर लीजिए, जो लोकार्पण जो ऐलान करना है कर लीजिए, जिन शब्दों का इस्तेमाल करना है कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद नोटिफिकेशन जब जारी हो जाएगा तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। सारे खर्चे और मंत्रियों के दौरे उस हिस्से में चले जाएंगे जो राजनीतिक प्रचार के हिस्से में आते हैं। सब कुछ बताया जा रहा है, खुले तौर पर हो रहा है, कोई छुपने छुपाने की बात नहीं है। तो आज बात कहां से शुरू की जाए? छापों से शुरू की जाए या फिर सरकारी झूठ से शुरू की जाए? सरकारी झूठ मायने रखता है, छापों की तस्वीर तो आप लगातार देख रहे हैं और उन छापों पर हम जाएं उससे पहले देखिए आज अखबारों में यह लगातार छप रहा है, टेलीविजन पर भी चल रहा है, अखबारों में भी छप रहा है। आधे पन्ने का विज्ञापन पहले पन्ने पर, इंडियन एक्सप्रेस अखबार है यह दिल्ली का, उसके पहले पन्ने पर इस तरीके से विज्ञापन अगर छपता है जो बतलाता है 2017 से पहले दंगों की स्थिति क्या थी और 2017 के बाद कितना खुशहाल जीवन है। इस पोस्टर को देखते वक्त आपके जहन में यह सवाल आएगा, वाकई तब दंगों का दौर था। हमें लगा कि इस दौर में सरकार की फाइलों को उठाकर पढ़ा जाए और सरकार की फाइलों को रिपोर्ट के तौर पर आपके सामने, अब एक तरफ यह देखिए और दूसरी तरफ सरकारी डॉक्यूमेंट्स को आप पढ़ना शुरू कीजिए। दंगों का जिक्र है। इन दंगों के जरिए का सच यह है कि योगी सरकार में पहले 4 साल यानी 2017 से जब सत्ता में आए 2021 तक के जो एनसीआरबी के डाटा है वो बताता है कि जो एफआईआर दर्ज हुई है दंगों के नाम पर उत्तर प्रदेश में, उसकी संख्या 7,300 है। 7,300 दर्ज हुई है सिर्फ 4 साल में। 2017 से पहले अखिलेश की सरकार थी। अखिलेश के दौर में जो सरकारी डॉक्यूमेंट कहता है वो कहता है कि 6,500 दंगों की एफआईआर दर्ज की गई थी। 1,000 कम है। हालांकि मायावती का जिक्र कर देना चाहिए, उनके काल में सबसे कम दंगे 4,400 दंगे मामले दर्ज हुए थे। लेकिन जब इसमें लिखा जाता है कि दंगाइयों का खौफ मांग रहे हैं माफी, तो दंगे कम नहीं हुए, दंगे बढ़ क्यों गए? और आपने कौन सी कानून व्यवस्था चालू रखी और उस पीरियड में कम क्यों थे? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल यह है कि सिर्फ एक बात नहीं, सवाल महिलाओं का भी आता है। एक दूसरा टाइम्स ऑफ इंडिया में, दिल्ली के टाइम्स ऑफ इंडिया और देश भर के अखबारों में फिर कहा गया कि प्रदेश में बहन बेटियां पहले असुरक्षित थी, कानून का खौफ अब अपराधियों में है। फिर से एक दूसरा विज्ञापन आता है। हमें लगा कि इसका भी डाटा बताया जाए।
जो सरकार का डाटा है, जो पुलिस थानों में दर्ज डाटा है, जो एनसीआरबी का डाटा है, उसके बारे में जानकारी लगी कि योगी सरकार के 4 साल के दौर में महिलाओं को लेकर जो अपराध हुए हैं उनकी संख्या 56,000 है, 56,000। और 5 साल जो समाजवादी पार्टी की सरकार रही उसमें 36,000। और अगर मायावती का जिक्र उससे पहले कीजिएगा तो उस कालखंड में महिलाओं के खिलाफ सिर्फ 22,000 मामले दर्ज हुए। यानी धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में दंगों की संख्या बढ़ी, महिलाओं के खिलाफ अपराध की संख्या बढ़ी। यह तो दो स्थिति है, लेकिन और भी सच है। इसका दूसरा सच यह है कि अगर आप सिर्फ हिंसक वारदातों को देखें, हिंसक वारदात मायावती के कालखंड में चले जाइएगा तो सिर्फ 28,000 होते हैं। अखिलेश यादव में आइएगा तो बढ़ जाते हैं, लगभग 44,000 हो जाते हैं। और जब योगी आदित्यनाथ के कालखंड में, वह भी 4 साल में, वह लगभग 59,000 हो जाते हैं, 59,000। बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? कानून का राज कैसे है? लेकिन देश के गृह मंत्री तमाम चुनाव प्रचार में इस बात का जिक्र कर रहे हैं, अब बाहुबली नहीं बजरंग बली होते हैं। यह फेज अच्छा है, सुनने में अच्छा लग सकता है, लेकिन ऐसे मुहावरों से जनता को रूबरू करते हुए लुभाया जा सकता है, लोकप्रिय नारों में चीजें तब्दील की जा सकती है, लेकिन जमीन जो होती है, जिस पर इस देश की जनता और नागरिक नंगे पांव चलती है और पुलिस थानों में एफआईआर के लिए जब पहुंचती है तो उनकी संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। यह कौन सी परिस्थिति है? रेप, बलात्कार की परिस्थितियां भी इस दौर में लगातार बढ़ी है। कल्पना कीजिए, जब मायावती की सरकार थी तब रेप 5 साल में 1700 के मामले एफआईआर के तौर पर पहुंचे। वह रेप बढ़कर लगभग दुगने हो गए। अखिलेश यादव 3,300 तक आ गए और इस दौर में वह और बढ़ गए, 3,500 हो गए। सब कुछ बढ़ रहा है और इस परिस्थिति में इस बात का जिक्र बार बार होता है, अपहरण को इस दौर में रोक दिया गया। अब वो इंडस्ट्री नहीं रही। तब यह सवाल है कि अगर वो इंडस्ट्री नहीं रही तो योगी आदित्यनाथ के कालखंड में 17,500 एफआईआर अपहरण को लेकर पुलिस थानों में दर्ज कैसे हो गई? अखिलेश यादव के काल में 12,000 अपहरण के मामले दर्ज हुए थे। मायावती के काल में और कम था, 6,000 ही मामले थे। जब ये सारी परिस्थितियां हैं तो यहां तक कि चोरी चपाटी भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के भीतर में 50,000 मामले चोरी के एफआईआर के तौर पर थानों में दर्ज किए गए, जो वहां के थानों की पूरी रिपोर्ट बतलाते हैं और एनसीआरबी का डाटा बतलाता है। अखिलेश यादव के कालखंड में 42,000 मामले थे। और फिर अगर उससे पहले चले जाइएगा मायावती के दौर में तो 16,000। मायावती कहीं भी राजनीतिक दौड़ में आपको नजर नहीं आएगी। मायावती के खिलाफ आय से ज्यादा संपत्ति का मामला है। कहा जाता है कि मायावती को लेकर बीजेपी ने नकेल कसी हुई है और वो शायद इसलिए राजनीतिक तौर पर उस रूप में सक्रिय नजर नहीं आ रही हैं जिस रूप में उन्हें इससे पहले के चुनाव में देखा गया। अखिलेश खुलकर निकल रहे हैं तो अखिलेश निशाने पर हैं। अखिलेश निशाने पर हैं तो उनके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं जो उनके सहयोगी के तौर पर नजर आते हैं वह भी निशाने पर है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी तरीके से कोई आर्थिक मदद पॉलिटिकल पार्टी को ना मिले, उसकी फंडिंग बंद हो जाए। उसी का नजारा है इस दौर में छापों की प्रवृत्ति को लेकर। हालांकि छापों का जिक्र करते हुए हम एक चीज आपको बतला दें, 2014 के बाद से इस देश के भीतर में इससे पहले जो आईटी के छापे पड़ते थे उसके साथ ईडी के छापों में भी गजब का इजाफा हुआ है। हम उत्तर प्रदेश में जो छापे पड़ रहे हैं उससे पहले उसकी उस जमीन को देख लीजिए, क्योंकि योगी से बड़ा चेहरा तो प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश में हो चला है। तो प्रधानमंत्री मोदी की सियासत क्या कहती है और साथ में गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो फिर घबराने की क्या बात है। यानी कानून व्यवस्था और गृह मंत्रालय के मातहत जो भी अधिकारी काम कर रहा है वो किसके लिए काम करेगा। अब देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अपने तौर पर सक्रिय हो गई। आईटी रेड इस देश में पहले 5 साल 10 महीनों में यह आंकड़ा इसलिए है क्योंकि सरकार ने यही आंकड़ा जारी किया है अप्रैल 2014 से लेकर फरवरी 2020 तक। उसके बाद हम यूपी में आते हैं। इस 5 साल 10 महीने में आईटी ने इस देश में कुल रेड जो डाली है वो 4,725 है। जो ईडी ने रेड डाली है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो रेड डाली है वह 2,540 है।
अगला सवाल यह है कि जो आईटी के तहत जो कन्विक्टेड हो गए और जो कन्विक्शन अपने तौर पर ईडी का हुआ, इन दोनों को भी समझने की जरूरत है। इस 4725 रेड जो डाली गई इस दौर में, उसमें से कितने लोग थे जो कन्विक्शन के दायरे में आए? सिर्फ 200 लोग। अगर सही आंकड़े बताएं आपको तो 238 लोग इसके दायरे में आए। जो ईडी की रेड हुई उसके दायरे में सिर्फ 9 लोग आए, जबकि रेड पड़ी 2540। अब यहां से अगला सवाल आता है कि आज जो रेड पड़ी, जो पीयूष जैन को 8 दिन पहले उनके निवास पर रेड पड़ी थी और कहा गया था अरे वो तो बीजेपी के ही शख्स हैं, और इत्र का जिक्र करते करते इस बात का जिक्र आया और प्रधानमंत्री तक ने जब कर दिया कि दरअसल यह तो समाजवादी पार्टी की तरफ खुले तौर पर इंकित कर दिया, तब इस देश के भीतर में 2 ही सवाल उभर रहे थे। जब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सीधे तौर पर इस देश में आपराधिक, वह भी आर्थिक अपराध के मद्देनजर किसी पॉलिटिकल पार्टी और नेता का नाम मिल ले रहे हैं, तो फिर इस देश की एजेंसीज उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? यह कोई भी पूछ सकता है, क्योंकि कोई आम शख्स नहीं कह रहा है, इस देश के प्रधानमंत्री। तो दूसरा सवाल यह भी है, क्या प्रधानमंत्री जब चुनावी रैली करने जाते हैं तो वो प्रधानमंत्री नहीं होते हैं? गृह मंत्री जब चुनावी रैली करने जाते हैं तब वो क्या गृह मंत्री नहीं होते हैं? क्योंकि उनके इर्द गिर्द सिक्योरिटी से लेकर जो ताना बाना बुना जाता है, वो पूरा ताना बाना तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का होता है। तो ऐसे में बतौर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जब किसी पर चुनावी रैली में आरोप नहीं लगा रहे हो, आरोपी ठहरा रहे हो, तो फिर एजेंसियों को क्या डर है? पुलिस को तो सक्रिय हो जाना चाहिए और तुरंत जेल में डाल देना चाहिए, फिर कोताही क्यों बरती जाती है? क्या ये छापे अब व्यापारियों को यह संदेश दे रहे हैं कि अब आप पॉलिटिकल फंडिंग बीजेपी के लिए करने की शुरुआत कर दीजिए, अन्यथा आने वाले वक्त में, और अभी भी 5-6 दिनों का वक्त है नोटिफिकेशन से पहले, छापे आपके यहां पड़ने लगेंगे? तो क्या यह मैसेज दिया जाता है? क्योंकि आज भी जो छापे पड़े हैं वो 50 जगहों पर छापे पड़े हैं, सिर्फ एक शख्स यानी पुष्पराज जैन के घर पर नहीं पड़े हैं, जो कि कन्नौज के छिपटी मोहल्ला में रहते हैं। उसी मोहल्ले में इससे पहले पीयूष जैन भी थे जिनके घर पे छापे पड़े थे। सवाल यह है कि कुल 50 जगहों पर जो छापे मारे गए वह गुटखा कारोबार से जुड़े व्यापारियों के घरों पर और दफ्तरों में ही मारे गए हैं। और गुटखा को लेकर बहुत साफ तौर पर हर कोई जानता है कि इसमें मार्जिन इतना है अगर आप टैक्स नहीं देते हैं, और टैक्स इतना ज्यादा है कि उसको अगर आप चुरा लेते हैं तो आपका नेक्सस पॉलिटिशियंस के साथ होना ही चाहिए, नहीं तो आप बच ही नहीं सकते हैं। अधिकारी उस इलाके का हर कोई जानता है कि कौन गुटखा बनाता है, कौन इत्र बनाता है, कौन सुपारी लेकर आता है, कौन कहां से कत्था लेता है, कहां पैकेजिंग होती है, कैसा बड़ा बाजार है, उसमें कितनी कमाई होती है, हर कोई जानता है। और इस देश के पॉलिटिशियंस के साथ जो गुटखा कारोबारियों के जो संबंध हैं और जितनी बड़ी तादाद में इनको फंडिंग दी जा रही है, यह भी कोई छुपा हुआ नहीं है। इस देश के पॉलिटिशियंस जानते हैं और ये व्यापारी भी जानते हैं। 300% तक जीएसटी जिसमें बचाई जा रही हो, उसका मुनाफे का रेंज समझिए। इसलिए सवाल यह नहीं है कि 150 पौने 200 करोड़ रुपया कैश मिल गया, 64 लाख सोना मिल गया, इतना चंदन का तेल मिल गया, और आज कितना कुछ मिलेगा वह भी फहरिस्त आएगी। यह एक मैसेज है, पॉलिटिकल मैसेज। इस मैसेज के पीछे का सच यह भी है कि आज जब कन्नौज खुद अखिलेश यादव पहुंचे तो सवाल यह नहीं था कि वह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं और भी कर सकते थे। हालांकि आज उन्होंने कहा कि हम इसलिए यहां आए हैं क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले से निर्धारित थी, लेकिन राजनीतिक तौर पर कहां कब किस रूप में मैसेज देना है यह हर कोई जानता है। और राजनीतिक जमीन जब बीजेपी की खिसक रही है और अखिलेश यादव की रैलियों की भीड़ और जनता के भीतर का गुस्सा उत्साह के तौर पर अब रैलियों में नजर आने लगा है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की सिट्टी पिट्टी तो गुम है। इसीलिए अखबारों के विज्ञापन सरकारी डाटा से हटकर यह लगातार बता रहे हैं कि 2017 से पहले क्या था और 2017 के बाद क्या है। लेकिन सवाल ऐसे में है, मीडिया की भूमिका क्या होगी? मीडिया का तो आधे पेज का विज्ञापन छाप रहे हैं तो उसके ऊपर तुरंत रिपोर्ट छापनी चाहिए कि 2017 से पहले यह फैक्ट था, 2017 के बाद यह फैक्ट है। क्या दिक्कत है? सारे गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स हैं, उसको आपको बताना चाहिए। लेकिन बहरहाल इस छापे की राजनीति, इस
डर और खौफ को पैदा करने की परिस्थितियां, ये विज्ञापन की समझ और उसमें पैसा लौटाना और पैसा किस रूप में फंडिंग हर जिले दर जिले अब होने लगे, इस दिशा में चीजें बढ़ गई है। क्योंकि आज जो छापे मारे गए वो सिर्फ कन्नौज, कानपुर, नोएडा, हाथरस भर नहीं थे, वो अंबेडकर नगर में भी थे और भी कई जिलों में लगातार 50 जगहों पर जो छापे पड़े उसमें 30 जगह ऐसी है जो सीधे सीधे दूसरे गुटखा कारोबार से जुड़े कारोबारियों को लेकर, उसमें मलिक मियां का भी नाम आया जो कि इत्र कारोबारी है। 8 दिन पहले और 8 दिन बाद के अंतर ने एक मैसेज साफ कर दिया। अब सरकार खुले तौर पर पारदर्शी तरीके से उस खौफ को दिखाने के लिए मैदान में आ चुकी है, जहां पर व्यापारियों को डरना होगा, जहां पर उन्हें यह मानना होगा कि अब राजनीतिक तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई अगर हो रही है तो आने वाले वक्त में और मुसीबत आ सकती है। तो क्या वाकई राजनीति परिस्थितियों में प्रधानमंत्री का बयान, गृह मंत्री का बयान, रैलियों में दिया जाने वाला भाषण, अखबारों में छपने वाला विज्ञापन सब झूठ पर होता है? इसकी कोई जमीन नहीं होती है, इसके कोई पांव नहीं होते हैं। क्योंकि जब हम इन परिस्थितियों को परखने लगे तो एक चीज और नजर आई कि दरअसल कन्नौज का इलाका जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है। अगर आप उसके इतिहास को परखना शुरू करेंगे तो जो लोकसभा की सीट थी 1999 में मुलायम सिंह जीते थे लोकसभा में, उसके बाद उन्होंने पहली बार इस जगह से अखिलेश यादव को मैदान में उतारा। अखिलेश 2000 में चुनाव जीते, 2004 में चुनाव जीते, 2009 में जीते, उसके बाद मुख्यमंत्री बन गए तो छोड़ दिया उन्होंने। तो वहां बाई इलेक्शन हुआ तो अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उतारा। वह डिंपल यादव 2012 में चुनाव जीत गई। वह नरेंद्र मोदी की 2014 की लहर में भी चुनाव जीत गई। हालांकि 2019 में वहां पर बीजेपी के सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव को तकरीबन 12,800 वोट से हरा दिया। और जब इसके विधानसभा में आते हैं, कन्नौज विधानसभा की सीट सुरक्षित सीट है, लेकिन उसके बावजूद भी उस सीट पर समाजवादी पार्टी का ही कब्जा रहा। बीजेपी बहुत पहले रहती थी, बीजेपी का दौर याद कीजिएगा तो उस समय का जिक्र करेंगे जब अयोध्या आंदोलन चल रहा था, 91, 93, 96। लेकिन फिर उसके बाद से कन्नौज विधानसभा सीट 2002, 2007, 2012, 2017 समाजवादी पार्टी के अनिल कुमार दोहरे हैं, वही जीतते रहे। अब सवाल है कि अगर उस पॉलिटिकल मंच पे नहीं निकल कर आते खुद अखिलेश यादव और वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो वो राजनीतिक जमीन की पकड़ उनकी कमजोर पड़ती, वो इसलिए वो खुले तौर पर वहां पर निकल कर आए। लेकिन दूसरी तरफ क्या वाकई ये सारी परिस्थितियों ने बीजेपी के साथ एक मुश्किल हालात खड़े कर दिए हैं? और जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि अब 5 तारीख तक वोटर लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद हम ऐलान करेंगे, तो ये जानकारी भी पहली बार दी जा रही है कि इस तारीख के बाद ऐलान करेंगे। सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्वायत्त बॉडी है, उसके कोई सरोकार पॉलिटिकल पार्टी से होते नहीं है। और यह बयान भी इलेक्शन कमीशन का ठीक नहीं है कि हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी चुनाव हो, तो हमने कोविड काल में भी चुनाव करा दिया और जब ऐलान करेंगे तब नियम कायदे बताएंगे, उससे पहले जिसे जितनी रैली करनी है कर लीजिए। यह खुली छूट है सत्ता और सरकारों को। क्या वाकई राजनीतिक जमीन जब खिसक रही है तो हर कोई अब चुनाव मैदान में आ गया है इस जमीन को बचाने के लिए? और 2022 उत्तर प्रदेश में क्या वाकई ऐसी मोटी लकीर खींचने की स्थिति में आ रही है जिसकी गूंज 2024 में इसलिए सुनाई देगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी हार चुकी है, अगर बीजेपी हार रही है और अगर बीजेपी हार गई तो फिर उसकी गूंज 2024 में इन 80 सीटों से गुजरते हुए बिहार को अपनी जद में लेगी, जहां की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां और राजनीतिक कमोवेश एक सरीखा है। इसकी कहीं ना कहीं आपको बुंदेलखंड से सटा हुआ मध्य प्रदेश भी दिखाई देगा। पूरे देश में यह स्थिति लहर और गोते चलाने लगेगी क्योंकि जिस तरीके की राजनीति की जा रही है, इसमें आज संयोग से अखिलेश यादव ने जिक्र किया डीएम और एसपी भी चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों इस शब्द का इस्तेमाल किया? हमें लगता है इस बात को समझना चाहिए, उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में से यादव सिर्फ एक ही जिले में है, बागपत में उसका डीएम है और मुजफ्फरनगर में उसके एसपी है इस जाति के। लेकिन जातियों के लिहाज से देखिएगा तो ठाकुरों की तादाद सबसे ज्यादा है, 20 डीएम, 75 में से 20 डीएम ठाकुर हैं, 18 एसपी ठाकुर हैं, ब्राह्मण 8 हैं डीएम तो 18 एसपी हैं ब्राह्मण। ओबीसी के दायरे में जो माइनस यादव है 14 आते हैं, 14 डीएम 12 एसपी।
जो दलित समाज है उससे जुड़े हुए 4 डीएम हैं और 5 एसपी हैं। जो बनिया समाज है उससे जुड़े हुए 6 डीएम हैं और 3 एसपी हैं। इस तरीके से चीजें बांटते चले जाइएगा तो समझ में आएगा कि दरअसल जातीय तौर पर उस राज्य की कमान भी उन्हीं हाथों में सौंपी जाती है जो सत्तानुकूल होकर काम करें, और उनके जरिए जब नियम कायदे बनाए जाते हैं तो वो सत्ता के अनुकूल बनाए जाते हैं। यहां पर आप कानून को मत खोजिएगा। अगला सवाल किसी के भी जहन में होगा कि कोई आईटी, कोई ईडी, कोई सीबीआई तो कानून के तहत काम करती है, इसमें घबराहट कैसी, और इसमें क्यों घबराहट होनी चाहिए? सही बात है। अब अगर आपके जहन में यह बात आ जाए कि आईटी ने आज जो 50 जगहों पर रेड मारी है और उसके दायरे में तकरीबन 14 लोग जो आ रहे हैं, तो क्या आईटी के पास यही लिस्ट है या कोई और भी लिस्ट है? आईटी के दायरे में लगभग उत्तर प्रदेश के 22,000 लोग हैं जिन पे वो आज ही चाहे तो रेड मार दे और कहे कि हमको आपका टैक्स कैलकुलेशन को देखना है। 22,000 लोगों के दरवाजे पर वो तुरंत पहुंच सकती है। 2-3 कैटेगरी होती है, उसमें पहले राउंड में 22,000 है, अगले राउंड में लगभग 46,000 है, उसके बाद लगभग 80,000 है, यानी लाखों लोगों के घर तक आईटी वाले पहुंच सकते हैं। तो पहुंच जाए, लेकिन वो पॉलिटिकल तौर पे ही और उसी इलाके में जिसका प्रभाव राजनीतिक तौर पर दिखाई दे, इसके क्या मतलब है? जबकि हमने आपको बताया कन्विक्शन रेट क्या है और कितने लोगों के यहां दिनों दिन रेड मारी गई। तो ऐसे में सबसे आखिरी सवाल सबसे बड़ा यही हो चला है, क्या इलेक्शन के दौर में लोगों की भावनाओं को उभारने के लिए इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक चुनावी रैलियों में जो वक्तव्य देते हैं उसका कोई कानूनी रूप नहीं होता है? वह किसी को भी दंगाई कहते हैं, किसी को भी कुछ भी आरोपित करते हैं, तो फिर वहां की पुलिस और सेंट्रल एजेंसी काम क्यों नहीं करती है? यह ठीक वैसे ही है जैसे बंगाल में नजर आया था, जो नारडा सारडा के तहत जिन पर आरोप लगाए गए, जिन पर हिंसक आरोप लगाए गए, उसको पुलिस ने पकड़ा क्यों नहीं? सिर्फ आरोप भर क्यों लगे? यही स्थिति उत्तर प्रदेश में आ रही है। उत्तर प्रदेश में पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, सबको जेल में डाल देना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री देश के कह रहे हैं कि जनाब उनसे आर्थिक अपराध वाले लोग जुड़े हुए हैं तो डाल दीजिए अंदर में, तुरंत केस फाइल कीजिए, मामला अदालत में जाएगा, फास्ट ट्रैक में ले आइए। इलेक्शन कमीशन को इसमें संलग्न कर दीजिए कि कुछ दिन के लिए आप चुनाव को रोकिए, हम जरा कार्रवाई करना चाहते हैं अपराधियों के खिलाफ, आर्थिक अपराधियों के खिलाफ। लेकिन जो भी मामले विपक्षी राजनीतिक दलों के खिलाफ अलग अलग एजेंसीज के पास चल रहे हैं, उसमें वो कार्रवाई क्यों नहीं करती है? उसे डराती क्यों रहती है? भारत की राजनीति का यही मंत्र है जिसमें हम और आप सिर्फ आकलन कर रहे हैं कि राजनीतिक जमीन किसकी खिसक रही है। तो आखिरी सच यही है कि बीजेपी का छप्पर जो है उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, राजनीतिक जमीन धंसती हुई नजर आ रही है, और चाहे अनचाहे उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने अखिलेश यादव एक बड़े चेहरे के तौर पर उभर रहे हैं, जिसमें पहली बार उनके साथ ना तो उनका कोई चचा साथ में प्रचार में नजर आ रहा है, ना उनके पिता मुलायम सिंह यादव उस विरासत की राजनीति को अपने साथ ढोने को अखिलेश यादव तैयार है। यानी उम्र के लिहाज से, अनुभव के लिहाज से पहली बार उस राजनीतिक संगठन और राजनीतिक पूंजी को भी टक्कर देने के लिए जनता का उत्साह जो गुस्से में समाया हुआ है वह अगर रैलियों में दिखाई दे रहा है तो यह खतरे की घंटी है। और आने वाले वक्त में आपको बहुत सारे विज्ञापन पूरे पूरे पन्ने के दिखाई देंगे जहां पर कहा जाएगा 2017 से पहले इतना अंधेरा था, 2017 के बाद इतना उजाला है। लेकिन कभी कोई बता तो दे कि सरकार के आंकड़े अपराधों को लेकर क्या कहते हैं, दंगों को लेकर क्या कहते हैं, रेप को लेकर क्या कहते हैं, हत्याओं को लेकर क्या कहते हैं, तब आप समझ पाएंगे कि अंधेरा इस दौर में क्यों गहरा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।